हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट के लेक्चर में हमने ना बेस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उससे पहले हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो बेस की कुछ और बेसिक सी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो बेस हैं, बेस दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। किसके बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन होता है ब्रेकडाउन, टूट जाना। कि जो बेस है वो कितना टूट जाएगा उसके बेस पे दो तरह का है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जैसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? आर दोज बेस विच डिसोसिएट कंप्लीटली। ऐसे बेस जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बेस हैं? स्ट्रॉन्ग बेस हैं। कि जैसे आपने लिखा कि NaOH प्लस वाटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? NaOH प्लस वाटर, यानी कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको लिखोगे Na प्लस एक्वस plus OH negative aqueous. And what is meaning of aqueous? This Na plus ion in water and OH negative ion in water. ऐसे जैसे लिखा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, K प्लस आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयन एक्वस। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन को कैसे लिखोगे? पोटेशियम आयन एक्वस एंड OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो ये OH नेगेटिव आयन्स हैं, OH नेगेटिव आयन्स को हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो पोटेशियम आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन। मान लिया कि आपने इसके 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 100 के 100 टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके भी अगर जितने भी मॉलिक्यूल लिए उतने सारे टूट जाएंगे। उसके बाद वीक बेस है। वीक बेस क्या है? विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते या डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम वीक बेस बोलेंगे। जैसे कि आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इसको। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया है, तो देखो मैं इसको डबल साइडेड एरो से डिनोट कर रहा हूँ, NH4 एक्वस एंड OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन। आप देखोगे कि इसमें डबल साइडेड एरो का क्या मतलब है। मान लिया इसके आपने 100 मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के अंदर, तो आप देखोगे 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होंगे। हो सकता है 80 टूट जाएँ, 70 टूट जाएँ, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितने टूट जाएंगे। यानी कि जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होंगे वो कौन से बेस होंगे? वीक बेस। ऐसे डबल साइडेड एरो से भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड आपके पास, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सिंगल साइड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किस तरह के कंपाउंड हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेसिक सी बात है कि जो बेस हैं डिसोसिएशन के बेस पे दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। एक छोटी सी टर्म और बताऊंगा यहाँ बेस के लिए। जैसे हमने किसी भी एसिड की बेसिसिटी डिस्क्राइब की थी, बेसिसिटी, ऐसे ही किसी भी बेस की, कोई भी जो बेस है उसकी हम क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी पढ़ेंगे। एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। देखो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज एसिडिटी? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। कोई भी एक मॉलिक्यूल है बेस का, वो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। जैसे कि NaOH, आप देखोगे कि इसमें एक ही OH ये रिलीज करता है, तो ये मोनो एसिडिक बेस है। मोनो का मतलब एक, एसिडिक बेस।
ये एक ही OH रिलीज करेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही OH निकलेगा वाटर के अंदर। जैसे लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखोगे कि इसमें 2 OH निकालेगा ये, जब वाटर में इसको डिजोल्व करोगे तो ये डाई एसिडिक बेस है, डाई एसिडिक बेस। जैसे एसिड की बेसिसिटी पढ़ी थी, ऐसे ही बेस की क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो ये हमने कुछ एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। जो एसिड और बेस होते हैं ना, उनमें कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब जो सभी में है। जैसे एसिड है, आप देखोगे एसिड, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, आपको पहले भी बताया है, हैविंग हाइड्रोजन एटम एंड इन वाटर दे विल प्रोड्यूस, दे गिव H+ आयंस। तो बेटा एसिड क्या होते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम हो और वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद वो H+ आयन देते हो। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन एटम होगा वही सारे एसिड हो जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन में देखोगे कि हाइड्रोजन एटम है बट ये एसिड नहीं है, क्योंकि H+ आयन रिलीज नहीं करता। तो एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम हो और वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद वो H+ आयन दे। क्योंकि कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया और मैंने इसमें HCl डाल दिया, तो HCl क्या करेगा, वाटर के अंदर H+ जाके देगा, H+ रिलीज करेगा। अब मैं क्या करूँ कि एक कंटेनर के अंदर अगर मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन ये भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन का फार्मूला है C6H6, और मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया ना, तो ये एसिड नहीं होगा इसमें। यानी कि बेंजीन के अंदर HCl को हम एसिड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन में जाने के बाद HCl H+ रिलीज नहीं करता। तो इसका मतलब HCl एसिड है वाटर के अंदर बट बेंजीन के अंदर नहीं है। तो मैंने लिखा है कि एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम होगा और वाटर के अंदर, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर भी जाके वो H+ देगा, वाटर के अंदर जो H+ देगा, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, जो वाटर के अंदर H+ आयन को रिलीज करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप पहले भी बहुत सारे पढ़ के आए हो, जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या कार्बोनिक एसिड है, ये बहुत सारे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एसिड। ये सारे कंपाउंड लिखे हैं मैंने, एसिड हैं ये, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये सारे कंपाउंड H+ आयन देते हैं। और बेस जो होते हैं, बेस क्या होते हैं, are those compounds having हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और ये कौन सा होता है, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। एंड इन वाटर दे विल गिव OH नेगेटिव आयंस। वाटर के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस देंगे ना, वो सारे कंपाउंड क्या है, बेस हैं। जैसे NaOH है, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे लिख दूँ ना मैं C2H5OH, अब देखो ये इथेनॉल है, इथेनॉल, इसमें भी OH ग्रुप है बट ये बेस नहीं है, दिस इज नॉट बेस। क्यों? क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन रिलीज ही नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस भी मॉलिक्यूल में OH ग्रुप है वो सारी चीज़ बेस हो जाएंगी। ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो और वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस देगा, उसी को हम बेस बोलेंगे। जैसे इथेनॉल है, इसमें OH है बट दिस इज नॉट ए बेस। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो मैंने पहले भी बता चुका था, दोबारा फिर आप देख लो। अब जो एसिड है, आप देखोगे एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, H+ आयन। बेस क्या प्रोड्यूस करेंगी, OH नेगेटिव आयंस। यानी कि जितने भी एसिड हैं, सारे के सारे एसिड जो आप बोल रहे हो कि H+ आयंस देंगे। और जो बेस हैं, बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे,
OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कौन करेगा? बेस करेगा। अब जहां आयंस होते हैं ना, जैसे आयंस यहां भी हैं और आयंस यहां भी हैं, जहां आयंस होते हैं वो कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब एसिड और जो बेस हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो क्वेश्चन भी आता है ये कि जो एसिड हैं एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रूव करके अगर दिखाना हो आपको एक्सपेरिमेंटली, तो आप कैसे बताओगे कि एसिड और जो बेस हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आयंस प्रोड्यूस करेंगे और आयंस क्या करेगा? आयंस मूव करेगा। तो आप ये कहोगे कि मूवमेंट ऑफ आयंस होगी ना, मूवमेंट ऑफ आयंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो एसिड और बेस होते हैं बेटा उनमें आयंस होते हैं, और आयंस की वजह से एसिड और बेस बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। यही बात मैंने लिखी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एसिड और बेस अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप उसका आंसर यही लिखोगे कि एसिड और बेस के अंदर ना आयंस होते हैं और आयंस की वजह से वो करंट कैरी करते हैं या करंट फ्लो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिड और जो बेस है ना दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एसिड और जो बेस है ना दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप क्या करो, एक कंटेनर के अंदर एक कंटेनर लिया आपने और इसमें एक आपने रबड़ कॉर्क लगा दी, दिस इज रबड़ कॉर्क, और इसमें आपने क्या किया कि 2 आयरन नेल लगा दी, दीज आर 2 आयरन नेल्स। ये रबर कॉर्क है, इनको आगे कनेक्ट कर दिया आपने आयरन नेल्स को बैटरी के साथ, और यहां आपने सर्किट में एक बल्ब भी लगा दिया। और इसमें क्या किया आपने, इस कंटेनर के अंदर दीज आर आयरन नेल्स, इस कंटेनर के अंदर जैसे आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दिया हो HCl का। रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क में क्या किया आपने 2 ये आयरन नेल्स हैं, दीज आर 2 आयरन नेल्स, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगी। जैसे आपने 6 वोल्ट की एक बैटरी भी लगा दी इसमें, और इसके साथ यहाँ पे सर्किट में एक बल्ब को जोड़ दिया। तो जैसे ही आप इसके अंदर डाइल्यूट HCl को फिल करके और ये सर्किट ऑन करोगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर। बाहर वाले सर्किट में देखो यहाँ से, और अंदर वाले सर्किट में क्या मूव करेंगे, यहाँ क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, H+ और Cl नेगेटिव आयंस। तो इस एसिडिक सॉल्यूशन में जो ये आयंस प्रेजेंट हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही आपने बेस अगर ले लिए, बेस में डाल के देख लो तो आप कहोगे कि ये अच्छे कंडक्टर होंगे किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इथेनॉल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई इथेनॉल, इथेनॉल का क्या फार्मूला बेटा? C2H5OH, और ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल और ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि इसमें HCl की जगह अगर हम इथेनॉल भर दें, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना के हमने डाला, तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके पास ये है और इथेनॉल ये है, ये दोनों में से कोई भी आयंस नहीं देंगे, डू नॉट गिव आयंस। ये दोनों कंपाउंड कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, और अगर ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी।
तो हम ये कहेंगे कि इथेनॉल और जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी एसिड और बेस हैं हम ये कहेंगे कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेरिमेंटली आप एक्टिविटी से भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड और बेस जो हैं उनमें कॉमन क्या है, उनमें आयंस होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एसिड एंड बेस हैं, एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, दोनों के लिए कॉमन है, एसिड और बेस के लिए। दूसरा देखो, अब मैंने कहा है कि जो एसिड हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन केमिकल इज ए एसिड और बेस। अब कोई भी कंपाउंड जो है वो एसिड है कि नहीं है, एसिडिक नेचर का है कि नहीं है, उसके लिए आप देखो। तो यहाँ पे मैं टॉपिक बना रहा हूँ, टॉपिक है रोल ऑफ वाटर फॉर एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये कंपाउंड। देखो ये टॉपिक है, रोल ऑफ वाटर फॉर एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। वाटर का क्या रोल है? जैसे बेटा आप कहोगे कि HCl है, HCl एक तो आपके पास गैसियस स्टेट में, G फॉर गैसियस स्टेट, और एक मैं लिखूं HCl एक्वस। तो आप बता सकते हो इन दोनों में से एसिडिक नेचर का कौन है? मैं कहूंगा कि जो HCl गैस है ना, ये एसिडिक नेचर का नहीं है, बट जो HCl एक्वस है ये एसिडिक नेचर का है। दिस इज एसिडिक नेचर, और HCl ना गैसियस स्टेट में एसिडिक नेचर का नहीं है। तो इसका मतलब HCl जो एक्वस एसिडिक है वो किसकी वजह से है? वाटर की वजह से। एक्वस का क्या मतलब है यहाँ पे? वाटर। यानी कि HCl को अगर आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तब तो ये एसिडिक नेचर का हो गया, और अगर HCl गैसियस स्टेट में फिर ये एसिडिक नेचर का नहीं है। तो इसका मतलब रोल किसका है? वाटर का रोल हुआ किसमें? HCl को क्या बनाने में? एसिडिक नेचर का बनाने में वाटर का ही रोल हुआ ना। तो इस एक एक्टिविटी से हम देखते हैं कि कैसे ये हुआ पॉसिबल। देखो क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे एक पाउडर लिया, NaCl आपने सॉलिड लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया? इस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ एसिड डाल दी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाल दी। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में, और यहाँ से कोई गैस प्रोड्यूस होगी। इसको डिलीवरी ट्यूब से आप लेके आए, यहाँ से कोई गैस प्रोड्यूस हुई, जैसे ये कोई गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे देखो कैसे कि NaCl की जब रिएक्शन होगी, ये सॉलिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इधर थोड़ी जगह कम है हमारे पास। तो जब NaCl ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो NaHSO4 प्लस, ये तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना, प्लस HCl गैस। देखो NaCl क्या है? दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? सोडियम क्लोराइड। और ये सभी को पता है, कॉमन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये क्या है बेटा? सोडियम बाइसल्फेट। ये सोडियम बाइसल्फेट, और गैस प्रोड्यूस हुई कौन सी? HCl। यानी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड ने NaCl के साथ रिएक्शन की तो यहाँ से ना गैस प्रोड्यूस हुई एक, कौन सी? HCl गैस। ये HCl गैस इस डिलीवरी ट्यूब से, ये HCl गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, HCl गैस इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकल रही है। तो मैं यहाँ क्या करूँ कि यहाँ एक मैं ब्लू लिटमस पेपर लेके आया, ब्लू लिटमस पेपर, और वो भी कैसा? ड्राई का क्या मतलब है? इसमें मॉइस्चर नहीं है। और ब्लू लिटमस पेपर जो होता है बेटा, ब्लू लिटमस पेपर से हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन केमिकल कोई एसिड है कि बेस? हम पहले लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर जो होता है उससे बता सकते हैं कि गिवन केमिकल एसिड है कि बेस है। तो अब आप देखोगे कि ड्राई ब्लू लिटमस के कॉन्टेक्ट में जैसे ही HCl गैस आई तो ब्लू लिटमस जो पेपर है, कलर डू नॉट चेंज। अब ये आप पढ़ के आए हो कि एसिड के अंदर अगर ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया जाए
तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब HCl यहाँ पे गैसियस फॉर्म में आई तो ये ब्लू लिटमस पेपर के कॉन्टैक्ट में आई, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का नहीं हुआ बगैर वाटर के। अब दूसरा क्या करते हैं कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया है, इस ब्लू लिटमस पेपर को आपने क्या कर दिया, मोइस्ट, कुछ वाटर डाल दिया आपने इसमें, मोइस्ट लिया है, मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि आपने ये मोइस्ट लिया है, ये ड्राई नहीं है, अब मोइस्ट है, मतलब इसमें कुछ वाटर की ड्रॉप्स आपने डाल दी। यही रिएक्शन दोबारा कराओगे ना तो देखोगे ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल गया। कैसे? इसका मतलब ये जो HCl है, HCl इस ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आया तो रेड हो गया, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का हुआ। क्यों? क्योंकि HCl जब मॉइस्ट पेपर के कांटेक्ट में आया ना, वहां पे वाटर है और वाटर की वजह से इसने H+ आयन प्रोड्यूस करे और Cl नेगेटिव आयन। क्योंकि वाटर की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है HCl का यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद इसने H+ और Cl नेगेटिव आयन दिए। बगैर वाटर के HCl H+ आयन नहीं देता, और बगैर वाटर के अगर HCl एसिड नहीं है तो वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर ये मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया है तो ये मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर मतलब कुछ ड्रॉप्स इस पे वाटर की हैं, तो अब ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा क्योंकि इसमें वाटर की कुछ ड्रॉप हैं, क्योंकि वाटर की वजह से ही HCl एसिड है। बगैर वाटर के HCl एसिड नहीं है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है क्योंकि उसने H+ आयन नहीं दिए। तो यहाँ ये चीज़ एक्टिविटी से एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है कि वाटर का ही मेन रोल है क्या करने में, एसिड के अंदर से H+ आयन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हो जाता है। ऐसे ही बेस में भी OH नेगेटिव आयन किसकी प्रेजेंस में आएंगे, वाटर की प्रेजेंस में ही आएंगे। तो यहाँ हमने इन टॉपिक में सीखा है कि जो एसिड और बेस हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों के दोनों, और जो एसिड हैं वो वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो बेटा, एसिड और बेस जो हैं उसका हमने क्या किया, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वाटर। एसिड और बेस को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, और सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर। तो यहाँ एक दो मेन बातें हैं। आप देखो कि सपोज आपके पास ये आपके पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, कुछ वॉल्यूम है इसका। सपोज मैंने इसका वॉल्यूम बोल दिया कि 500 ml है और इसमें बहुत सारे H+ आयन पड़े हैं। ये कहाँ से आए, ये H+ आयन कहाँ से आए बेटा, ये एसिड से आए। किसने दिए, HCl ने दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ मैंने वाटर ऐड कर दिया, सपोज मैंने इसमें 500 ml और वाटर ऐड कर दिया सपोज। तो अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, टोटल वॉल्यूम अब इसका हो जाएगा, ये हो गया इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml इसका टोटल वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ के जो आयन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अब इतना हो गया, तो यहाँ के कुछ आयन निकल के यहाँ आ गए, क्योंकि सारे के सारे में मिक्स हो जाएंगे H+ आयन। अब यही पहले 6 जो H+ आयन थे ना वो 500 ml में थे। पहले जो 6 H+ आयन दिखा रखे थे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, समझने के लिए देखो इसमें पहले वो जो 6 H+ आयन थे ना, 6 H+ आयन कितने में थे, 500 ml में थे। अब यही 6 H+ आयन कितने में है, 1000 ml में। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ईच 500 ml विल नाउ हैव 3 H+ आयन, हर एक 500 ml में कितने H+ आयन बच जाएंगे, 3 H+ आयन बच जाएंगे। तो आप देखोगे कि जब हमने वाटर ऐड किया ना किसी एसिड में या बेस में, ऐसे ऐड करेंगे, तो जैसे एसिड का एग्जांपल लिया, मैंने वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन कर दी, डाइल्यूशन से H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गई।
यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम आप कुछ भी मान लो, ये तो एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो जैसे ही आप एसिड का डाइल्यूशन करोगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज। या हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, कंक्लूजन ये है बेटा, बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड नंबर ऑफ H प्लस आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। या हम ये भी कह सकते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड की जो अमाउंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विल डिक्रीज। एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से। ये तो एसिड के लिए बताया है। ऐसे ही अगर बेस की तुम डाइल्यूशन करोगे ना, बेस की डाइल्यूशन से भी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये है डाइल्यूशन से क्या होगा बेटा, डाइल्यूशन से, डाइल्यूशन मीन्स एडिंग ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो वाटर को ऐड करने से, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ H प्लस आयंस एसिड के डिक्रीज होंगे, ऐसे ही बेस के भी डिक्रीज होंगे। तो एसिड और बेस के H प्लस या OH नेगेटिव आयन डाइल्यूशन के साथ क्या होंगे, डिक्रीज होते हैं। एक बात तो ये सीखी है। दूसरी बात ये एक और सीखो, यहाँ पे जो डाइल्यूशन है, यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये किस नेचर का होगा, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर मतलब इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होगी, हीट इज रिलीज्ड। यानी कि आप क्या करोगे कि इस कंटेनर को बाहर से टच करके देखो, डाइल्यूशन से पहले कुछ आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया ना, तो बाहर से फिर टच करके देखो तो हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो कंसनट्रेटेड जो एसिड हैं, अगर आपने उसका डाइल्यूशन किया, मतलब उसमें कुछ वाटर ऐड कर रहे हो आप, तो उसमें होता है क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब हीट क्या होगी इसमें, रिलीज होती है। लास्ट पॉइंट है इसके बारे में, जब आप एसिड या बेस की डाइल्यूशन करते हो, जैसे एसिड की हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन जब आप करोगे ना, इसमें आपको ध्यान रखना है, चाहे लिख लो इसको नोट में, कि एसिड इज एडिड टू वाटर, एसिड इज एडिड टू वाटर स्लोली, मतलब धीरे धीरे आपको यह काम करना है। यानी कि आपने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर ले लिया, वाटर में आपको एसिड डालनी है, धीरे धीरे एसिड डालनी है, स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको कंसंट्रेटेड एसिड वाटर के अंदर डालनी है। अब आपको ये नहीं करना कि आप क्या करो कि एक कंटेनर में एसिड ले ली, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना, आपको उल्टा नहीं करना है। ये हमेशा डाइल्यूशन जब करोगे तो वाटर के अंदर एसिड आप डालोगे धीरे धीरे, इसका अपोजिट नहीं करना कि वाटर लेकर उसमें बहुत सारा आपने वाटर डाल दिया हो, ऐसे डाइल्यूशन कभी भी नहीं करेंगे। तो डाइल्यूशन करते समय हमेशा हम क्या करेंगे, वाटर में एसिड ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये जो डाइल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो जब बहुत सारे वाटर में एसिड डालोगे ना, तो हीट प्रोड्यूस धीरे धीरे होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, धीरे धीरे होगी वो। और क्या करोगे, थोड़ी एसिड लेके ज़्यादा वाटर इसमें तुम एकदम डालोगे ना, हीट प्रोड्यूस होगी एकदम से लार्ज अमाउंट में, तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। यानी केमिकल बाहर भी आपका स्प्राउट आउट हो सकता है, बाहर निकल के आ सकता है। दिस केमिकल कैन इवन हार्मफुल फॉर यू। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि डाइल्यूशन करते समय हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड डाल देंगे, ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे। तो ऑलवेज डाइल्यूशन इज सो डैट एसिड इज एडिड स्लोली इनटू वाटर। तो ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक एसिड और बेस के बारे में। नेक्स्ट के लेक्चर में भी आगे हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।